हेलो बच्चों, मैं मानसी शर्मा मिशन ज्ञान से स्वागत करती हूँ आप सबका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। बच्चों, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं लव अक्रॉस द सॉल्ट डेजर्ट। हमने जाना है कि नजब अपने घर से चला गया है कहीं पर गया कहाँ है। जानने के लिए क्या करेंगे बच्चों, हम करेंगे इस भाग की शुरुआत। तो चलो करते हैं शुरू। अ स्ट्रॉन्ग स्ट्राइडिंग अल्लाह रखा केप्ट अ ब्रिस्क पेस। जो लॉन्ग स्ट्राइडिंग अल्लाह रखा था, यानी अल्लाह रखा मतलब वो ऊंट था, वो लंबे डग भरते हुए उसने क्या की, एक ब्रिस्क पेस रखी, एक तेज चाल रखी। अ स्ट्रॉन्ग साउथ विंड ड्रोव द टैंग ऑफ द कोरी क्रीक हैक इनटू नजब्स नॉस्ट्रिल्स। तो जो नजब के नथुने थे उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग साउथ विंड ने, दक्षिण दिशा से आती हुई हवा ने एक तीखी गंध ला दी कोरी क्रीक हैक की। ही फॉलोड द स्टार्स, और नजब क्या करने लगा भाई, तारों का पीछा करने लगा। द मिल्की वे फ्लेक्ड विद माइका, द ग्रेट बियर शैम्बलिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो बच्चों क्या देख रहा था, नजब तारों को देख रहा था। उसने क्या देखा कि जो मिल्की वे है, यानी कि जो हमारी गैलेक्सी है वो फ्लेक्ड है, उसके अंदर टुकड़ा है माइका का, अभक्र का। द ग्रेट बियर शैम्बलिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, और वो जो बहुत बड़ा बियर है वो पैर घसीट कर चल रहा है नॉर्थ की तरफ। बिफोर डॉन ही हैड रीच्ड हिज डेस्टिनेशन। तो सुबह होने से पहले ही नजब अपने उस डेस्टिनेशन पर पहुंच गया, उस गंतव्य पर पहुंच गया। For a sandy elevation, palisade with the bones of dead animals, told him that he had arrived at Sarbela, over 20 miles from Kala Dungar. तो बच्चों, जब उसने देखा एक रेत का ऊंचा स्थान जो कि पैलिसेडेड है, जहाँ पर घेरा है हड्डियों का, मृत जानवरों के हड्डियों से बना हुआ एक घेरा है, कहाँ पर, एक ऊंचे मिट्टी के स्थान पर। उस स्थान ने बता दिया नजब को कि वो पहुंच गया है सरबेला। और ये सरबेला कहाँ पे है, लगभग 20 मील दूर है काला डूंगर से, यानी जहाँ पर ये व्यक्ति नजब रहता था वहाँ से। He was already beyond the international boundary. वो क्या था, वो पहले से ही अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री के सीमा के पार था। Here he rested, और इस जगह पे उसने क्या किया, आराम किया। तो बच्चों क्या क्या हमने यहाँ पे शब्द पढ़े हैं, देखिए। सबसे पहला है स्ट्राइडिंग, मतलब लंबे डग भरते हुए। ब्रिस्क मतलब तेज। टैंग यानी कि तीखी गंध। फ्लेक्ड यानी कि टुकड़ा। माइका मतलब अभग्र। शैम्बलिंग यानी कि पैर घसीटकर चलना। डेस्टिनेशन यानी कि गंतव्य। एलिवेशन मतलब ऊंचा स्थान। पैलिसेडेड मतलब घेरा। बाउंड्री मतलब सीमा। ड्यूरिंग डे लाइट मूवमेंट वॉज इम्पॉसिबल। भाई दिन की रोशनी के दौरान जो चलना है वो संभव है। द इंडस रेंजर्स वुड बी लुकिंग फ्रॉम देयर बैम्बू वॉच टावर्स। ये जो इंडस के जो रेंजर्स हैं, यानी कि जो सैनिक है, वो देख रहे होंगे अपने बैम्बू के बने हुए वॉच टावर्स से। एंड इन द हीट एवरीथिंग बिकेम अ मिराज। और जो गर्मी है उसके कारण क्या होगा, सब कुछ एक मिराज बन जाएगा, मृत तृष्णा बन जाएगा। A depression in the sand looked like a splash of water. A freak-stunted cactus gave the appearance of a groove, and a camel looked like a huge prehistoric animal on the move. तो बच्चों, अगर मिट्टी के अंदर कोई भी डिप्रेशन होगा, कोई गड्ढा होगा ना, तो वो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि पानी का धब्बा हो, मतलब उस गड्ढे में पानी हो। अ फ्रीक स्टंटेड कैक्टस, एक अनूठा सा छोटे कद का जो कैक्टस है वो ऐसा आभास देगा कि वो एक ग्रूव है, एक उपवन है। एंड अ कैमल लुक लाइक अ ह्यूज प्री हिस्टोरिक एनिमल, और एक जो ऊँट है वो दिखाई देगा एक प्रोत्साहिक जानवर जैसे जो कि चल रहा है। एनी मोमेंट वॉज श्योर टू बी नोटिस थ्रू बाइनोकुलर्स। तो बच्चों, कोई भी अगर गतिविधि की गई तो वो
उस गतिविधि के ऊपर ध्यान दे दिया जाएगा बाइनोक्यूलर्स से, दूरबीन से। मतलब कुछ भी अगर नजब ने दिन की रोशनी में किया तो हर वो चीज़ बिल्कुल ध्यान में आ जाएगी उन सैनिकों के। क्यों? क्योंकि वो अपनी दूरबीन से देख रहे होंगे। तो बच्चों क्या क्या हमने यहाँ पे शब्द पढ़े हैं, देखिए। सबसे पहला है रेस्टेड। रेस्टेड यानी कि विश्राम किया। मूवमेंट मतलब चलना या फिर गतिविधि। इम्पॉसिबल मतलब असंभव। मिराज यानी कि मृग तृष्णा। डिप्रेशन यानी कि गड्ढा। स्प्लैश मतलब धब्बा। फ्रीक यानी कि अनूठा। स्टंटेड मतलब छोटे कद का। अपीयरेंस मतलब आभास। ग्रूव मतलब उपवन। प्री हिस्टोरिक मतलब प्रागैतिहासिक। मूवमेंट मतलब गतिविधि। बाइनोक्यूलर्स होते हैं दूरबीन। When the sun came up, जब सूरज उगा, नजब took his first drink of water from his चागल। नजब ने पहला क्या किया? पानी का घूंट भरा अपने चागल से। At noon, he had his first meal, dry stale bread with onion। दोपहर में उसने अपना पहला भोजन किया और वो भोजन क्या था? सूखा हुआ पुराना ब्रेड मतलब रोटी प्याज के साथ। By now, thoughts about Fatima took a vice like a grip over a him। तो बच्चों इस समय तक जो फातिमा के बारे में जो विचार थे उन लोगों ने अपनी पकड़ बना ली किसके ऊपर? नजब के ऊपर। यानी कि नजब फातिमा के बारे में सोचने लगा। An entire night lay between them, he thought। उसने क्या सोचा कि एक पूरी रात इन दोनों के बीच में है। मतलब पूरी रात लगेगी। अभी पूरे दिन में तो नजब को इंतज़ार करना पड़ेगा ना, वो गतिविधि नहीं कर सकता। तो फिर एक पूरी रात का जो ये समय है वो है नजब और फातिमा के बीच में। एंड द डिस्टेंस वॉज लेस देन 10 माइल्स। और भाई पूरी रात का इतना लंबा डिस्टेंस तो है, पर क्या है असल में वो डिस्टेंस कितना है? केवल 10 मील का है। द थॉट ऑफ इट मेड हिम रीथ even as the sun started heating its hammer on the anvil of desert। तो बच्चों ये जो विचार था वो क्या करने लगा? उसे रीत करने लगा, तड़पाने लगा। किसे? नजब को। भले ही जो सूरज था उसने क्या कर दिया था? अपने हैमर को, हथौड़े को गर्म करना शुरू कर दिया था एनविल पे, निहाई पे। इसका मतलब है बच्चों कि दोपहर के कारण हम गर्मी से तड़पते हैं, लेकिन क्या था? भले ही सूरज की गर्मी बढ़ती जा रही थी उस रेगिस्तान के ऊपर, फिर भी नजब तड़प रहा था इस विचार के साथ कि उसके और फातिमा के बीच में अभी एक पूरी रात का डिस्टेंस है। और दरअसल वो पूरी रात कैसी है? केवल 10 मील की दूरी तो है उनके बीच में। A whiff of the tangy south wind caught his nostrils again। एक विफ, एक झोंका, एक टैंगी साउथ विंड का वापस से उसके नथुनों में आया। By this time it brought with it a thin dappled veil of cloud। और इस बार वो जो हवा का झोंका था वो अपने साथ लाया एक पतला सा dappled, चितकबरा सा वेल ऑफ क्लाउड मतलब बादल का एक आवरण। मतलब एक बादल उस हवा के साथ आया। पैचेस ऑफ विच, जिसके धब्बे ले ओवरलैपिंग लाइक फिश स्केल्स। वो क्या कर रहे थे? उस बादल के जो पैचेस थे, टुकड़े थे, वो ओवरलैप कर रहे थे। ओवरलैप कर रहे थे मतलब परस्पर व्यास कर रहे थे, जैसे कि फिश की स्केल हो। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या क्या शब्द पढ़े हैं, देखिए रिवाइज करते हैं। सबसे पहला है ग्रिप। ग्रिप यानी कि पकड़। फिर है इंटायर मतलब पूरा। रीथ मतलब तड़पना। एनविल मतलब निहाई। विफ यानी कि झोंका। नॉस्ट्रल्स मतलब नथुना। डेपल्ड मतलब चितकबरा। वेल यानी कि आवरण। पैचेस यानी कि धब्बा। Within an hour, this corrugated cloud had covered a substantial portion of the sky। तो बच्चों एक घंटे के अंदर ही वो जो बादल थे ना, corrugated मतलब लहरदार, ये जो बादल थे उन्होंने substantial portion को, अच्छी मात्रा में एक पूरे भाग को कवर कर लिया, ढक लिया। Looking for all the world like a stretch of wind rippled sand।
और वो कैसा लग रहा था, जैसे कि जो पूरी दुनिया है वो फैलाव में हो, एक विंड रिपल्ड सैंड की तरह, हवा के कारण जो लहरदार हो जाती है ऐसे रेत की तरह। यस, दिस वॉज द टाइम। और फिर क्या सोचा नजब ने कि हाँ यही समय था। He got up and shook the sand from his turban. वो खड़ा हुआ और उसने अपने जो टर्बन था, पगड़ी थी, उससे अपनी रेत निकाली। Even as he harnessed his camel, he thought that Allah, ये क्या है बच्चों, अल्लाह रखा, ये सही करेंगे हम। जब वो हार्नेस कर रहा था, जोत रहा था अपने कैमल को, उसने सोचा कि अल्लाह रखा was looking at him quizzically. उसने क्या सोचा कि अल्लाह रखा उसे quizzically यानी कि अनोखे ढंग से देख रहा है, as if asking what the hell he was up to, जैसे कि वो पूछ रहा हो कि वो क्या करने जा रहा है। तो बच्चों क्यों पूछना चाह रहा है अल्लाह रखा ऐसा, इसलिए पूछना चाह रहा है क्योंकि वो दिन के कारण ही नजब यात्रा करना चाहता है, वो 10 मील की दूरी को तय करना चाहता है। At one level of consciousness, he knew that this was madness. तो बच्चों कॉन्शियसनेस के यानी अपने बोध के, अपनी चेतना के एक स्तर पर तो वो भी जानता था कि ये जो है वो मैडनेस है, पागलपन है, यानी कि दिन के उजाले में उस 10 मील के सफ़र को तय करना, दूरी को तय करना पागलपन है। He knew of overworked camels dying of fatigue. तो बच्चों वो जानता था कि जो ओवरवर्कड है यानी अतिश्रम करते हुए जो कैमल्स हैं वो थकान के कारण मर जाते हैं। ऑफ द पेट्रोलिंग पार्टीज ऑफ द BSF, और वो क्या जानता है, वो पेट्रोल करते हुए, गश्त लगाते हुए दस्तों के बारे में भी जानता है, BSF के, एंड इंडस रेंजर्स के, और इंडस रेंजर्स के भी, यानी कि जो इंडस सैनिक हैं उन वो भी जो गश्त लगाते हैं उनके बारे में भी जानता है। एंड द मिराज चेकर्ड, और जो ये मिराज से रंग बिरंगा हुआ हुआ ट्रैकलेस वेस्ट है, जहाँ पे क्या होता है कोई निशान नहीं मिलता, ऐसी बंजर भूमि है रेगिस्तान के, उसके बारे में भी जानता है। तो बच्चों क्या क्या हमने यहाँ पे शब्द पढ़े हैं, देखिए रिवाइज करेंगे हम। सबसे पहला है ओवरलैपिंग, मतलब परस्पर व्याप्त। कोरेगुलेटेड मतलब लहरदार। सब्सटेंशियल मतलब अच्छी मात्रा में। पोर्शन मतलब भाग। स्ट्रेच मतलब फैलाव। विंड रिपल्ड मतलब हवा से लहरदार। हार्नेस्ड मतलब जोता। क्विजिकली मतलब अनोखे ढंग से। कॉन्शियसनेस यानी कि बोध। मैडनेस यानी पागलपन। ओवरवर्क्ड मतलब अतिश्रम। फैटीग यानी कि थकान। तो बच्चों लेखक बता रहा है कि नजब सब जानता है कि भाई इस समय अगर उसने बॉर्डर पार किया तो क्या क्या उसको देखने को मिलेगा या क्या क्या उसके साथ हो सकता है। उसे पता है नजब को कि अभी क्या होगा, वो अभी जो सारी जो BSF है, जो इंडस रेंजर्स हैं, वो गश्त लगा रहे होंगे दस्तों में। साथ ही साथ वो ये भी जानता है कि अगर दिन के समय इस प्रकार से अल्लाह रखा ने सफ़र करवाया उसे तो क्या होगा, अल्लाह रखा थकान के कारण उसकी मृत्यु भी हो सकती है। But he succumbed to a rush of blood and the face of Fatima beckoned him like a mirage. पर क्या हुआ, पर जो नजब था वो अभिभूत था अपने रश ऑफ ब्लड से, यानी कि अभी उसको क्या हुआ, अचानक से जोश आया, उसके कारण, जोश के कारण वो अभिभूत था। और फातिमा का वो जो चेहरा था वो बेकन कर रहा था, उसको इशारे से बुलवा रहा था, उसको एक मिराज की तरह, यानी एक मृग मरीचिका की तरह। नजब क्रॉस द इंटरनेशनल बाउंड्री पिलर नंबर 1066। नजब ने पार किया उस अंतरराष्ट्रीय सीमा के पिलर को जिसका नंबर था 1066। He knew the track he had to take. उसको वो रास्ता पता था जो उसको लेना था। Bisecting the two posts of the Indus Rangers at जगतराई एंड विनगूर। उसको क्या पता था कि विभाजित हो रही है वो जो ट्रैक था, वो जो मार्ग था, दो पोस्ट में, दो जगह पे, एक कहाँ जा रही है जगतराई और एक जा रही है विनगूर। But he strayed ever so slightly, and from their watchtower they saw through their binoculars that sleek animal. फिर क्या हुआ बच्चों, जो नजब था वो स्ट्रे कर गया। भाई उसको पता था कहाँ से वो रास्ता द्विभाजित हो रहा है, पर फिर भी नजब रास्ता भूल गया, सो स्लाइटली, हल्का सा।
एंड फ्रॉम देयर वॉच टावर, और वो जो BS के लोग थे, इंडियन रेंजर्स के जो लोग थे, उन्होंने अपने वॉच टावर से देख लिया, अपने बाइनोकुलर से, अपनी दूरबीन से उस स्लीक एनिमल को, उस मोटे से कैमल को। wrapped and distorted by the heat shimmer into a lumbering leviathan। तो बच्चों वो क्या था कैमल, वो विकृत था और उसका रूप बिगड़ा हुआ था हीट के शिमर के कारण, यानी कि इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि वो जो कैमल था उसका रूप बिगड़ा हुआ था। इनटू अ लंबरिंग लेविथान, और वो क्या कर रहा था, लंबरिंग लेविथान कर रहा था, यानी कि परेशानी से आगे बढ़ता हुआ तिमिंगल था। An Indian slipping into their territory with तेंदू leaf right under their noses। तो बच्चों उन लोगों ने क्या सोचा कि एक भारतीय अंदर घुसते हुए उनके क्षेत्र में तेंदू लीफ के साथ उनकी नाक के नीचे, एंड दैट टू विदाउट पेइंग एनी हश मनी, और वो भी बिना चुप रहने के लिए पैसे दिए हुए। They were not going to stand for it। वो इस चीज़ को सहने नहीं वाले थे। तो बच्चों नजब क्या कर रहा था, पाकिस्तान के उस क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहा था। फिर क्या हुआ, जो पाकिस्तान के जो इंडस रेंजर्स थे उन्होंने उसको देख लिया और उन्होंने क्या सोचा कि एक भारतीय उनके क्षेत्र में घुस रहा है चुपचाप बिना चुप रहने के पैसे दिए। ये बात तो उनके लिए बिल्कुल भी सहनीय नहीं थी। Najab was in a trance now, even flashing past him like figures on a screen। नजब अब कहाँ था, ट्रांस में था, बेहोशी की हालत में था, और जो इवेंट्स थे यानी जो घटनाएं थी वो फ्लैशिंग पास्ट हिम हो रही थी, यानी उसकी आंखों के सामने ऐसे चमक रही थी जैसे कि आकृतियां हो किसी पर्दे पर। द माइल लॉन्ग चेज। अब बच्चों ये बेहोशी की हालत में क्यों था, क्योंकि ये जो लोग थे इंडस रेंजर्स के, उन लोगों ने नजब को पकड़ने के लिए उसका पीछा करना शुरू किया, और वो पीछा भी कितना था, द माइल लॉन्ग चेज, 1 मील तक उन लोगों ने पीछा किया। द फायरिंग फ्रॉम बिहाइंड, और पीछे से उन्होंने गोली भी चलाई। द स्पेंट बुलेट्स फ्लिपिंग इन द सैंड, और वो जो चलाई हुई जो गोलियां थी वो क्या कर रही थी, वो रेत में गिर रही थी। एंड देन द राइजिंग विंड विच चर्न द डस्ट, और उसके कारण क्या होता था, एक हवा निकलती थी जो कि आलोकित कर देती थी उस डस्ट को। इनटू हिज आइज, यानी कि घुसा देती थी मिट्टी को उसकी आंखों में। एंड देन रोज बिटवीन द हंटर एंड द हंटेड, और फिर क्या हो रहा था, वो जो मिट्टी थी वो बीच में आ जाती थी शिकारी और शिकार के। तो बच्चों क्या क्या हमने यहाँ पे शब्द पढ़े हैं, देखिए। सबसे पहला है रैप्ड। रैप्ड यानी कि विकृत। डिस्टॉर्टेड मतलब रूप बिगड़ा हुआ। शिमर यानी कि चमकना। लंबरिंग मतलब परेशानी से आगे बढ़ना। लेविथान मतलब तिमिंगल। स्लिपिंग मतलब खिसक जाना। टेरिटरी मतलब क्षेत्र। हश मतलब चुप रहना। ट्रांस यानी कि बेहोशी की हालत। फ्लैशिंग मतलब चमकना। फिगर्स यानी कि आकृतियाँ। स्क्रीन मतलब चित्र पर या फिर पर्दा। चेज यानी कि पीछा करना। चर्न यानी कि आलोकित करना। When the dust settled half an hour later, he was alone in the run। और जब ये मिट्टी क्या हो गई, सेटल हो गई, स्थिर हो गई, शांत हो गई, तब क्या पाया आधे घंटे बाद नजब ने, कि वो उस पूरे रन में अकेला था। तो बच्चों समझिए कि क्या क्या घटनाएं हुई। देखिए नजब पार करने की कोशिश कर रहा था उस रन को, वो आखिरी पिलर था ना जो उसको पार करना था 1066। तब जब वो पार कर रहा था तब वो अपना रास्ता थोड़ा भटक गया। उस कारण से जो इंडस रेंजर्स थे उन लोगों ने उसको देख लिया, उसका पीछा करना शुरू किया, और फिर क्या हुआ, वो गोलियां चला रहे थे पीछे से, उसके कारण धूल उठने लगी और एक पर्दा सा बन गया शिकारी और शिकार के बीच में, मतलब इंडस रेंजर्स और नजब के बीच में। और जब ये धूल शांत हुई तब क्या पाया नजब ने, कि वो इस पूरे रन में अकेला है। द नेक्स्ट फ्यू आवर्स पास्ड इन अ डेज। अगले जो कुछ घंटे थे वो स्तब्धता में ही गुजर गए। He was mortally scared। जो नजब था वो प्राणघातक रूप से डरा हुआ था कि अल्लाह रखा, may die of fatigue,
कि जो अल्लाह रखा है उसकी मृत्यु हो जाएगी थकान के कारण, क्योंकि भाई अल्लाह रखा ने तो इतनी तेज़ी से उसको भगाया था। टू ईज हिम ऑफ हिज बर्डन, उसका बोझ कम करने के लिए, ही नाउ स्टार्टेड वॉकिंग बिसाइड हिम, नजब ने शुरू किया अल्लाह रखा के पास में चलना, यानी अब वो अल्लाह रखा के ऊपर बैठ के नहीं यात्रा कर रहा था, अब वो अल्लाह रखा की पीठ से उतरा और उसके साथ चलने लगा। विदिन एन आवर द सेल हैड स्क्रेप्ड द कैलस फ्रॉम हिज फीट, 1 घंटे के अंदर ही जो सेल था उसने क्या कर दिया था, स्क्रेप कर दिया था, खरोच दिया था उसके कैलस को, घट्टे को, एंड स्कार्ड देम विद एगनाइजिंग क्रैक्स, और उनको क्षतिग्रस्त कर दिया था एक पीड़ा कर क्रैक्स के साथ में, दरारों के साथ में। अंडर अ हॉट टिन स्काई, उस गर्म आकाश के नीचे, द रन वॉज ब्लेजिंग नाउ, जो रन था वो अब क्या कर रहा था, धधक रहा था, थ्रोइंग अप, फेंकते हुए, वाइल नीडल्स विच हर्ट द आईज, ऐसी चुभन जो कि उसकी आंखों को हर्ट कर रही थी, चोट पहुंचा रही थी। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या क्या शब्द पढ़े हैं, देखिए। सबसे पहला है हंटर, हंटर यानी कि शिकारी। सेटल्ड मतलब स्थिर या फिर शांत। डेज यानी कि सदमा या फिर स्तब्धता। मॉर्टली मतलब प्राणघातक रूप से। स्केयर्ड, स्केयर्ड यानी कि डर गया। डाई यानी कि मरना। फिटीग मतलब थकावट। सेल यानी कि ऊंट। स्क्रेप्ड मतलब खरोच दिया। कैलस यानी कि घट्टा। स्कार्ड मतलब क्षतिग्रस्त। एगनाइजिंग मतलब पीड़ाकारी, ये क्या होगा, पीड़ाकारी। क्रैक्स यानी कि दरारें। ब्लेजिंग मतलब धधकता। थ्रोइंग अप यानी कि फेंकना। तो बच्चों क्या हुआ है, अब भाई जो अल्लाह रखा है वो भी तो थक गया है ना, अब वो चल तो जा रहा है पर उसकी क्या हो गई है, उसके जो घट्टे हैं उनमें दरारें पड़ गई हैं, और वो दरारें कैसी हैं, बहुत ज़्यादा पीड़ा कर हैं, बहुत ज़्यादा कष्टदायक हैं। एंड एज द रन पैल्पिटेटेड, और जब रन इस प्रकार से धधक रहा था या फिर तड़प रहा था, इट हॉन्टेड हिम विद इट्स मराज, तब वही रन परेशान कर रहा था नजब को अपने मिराज से, यानी कि अपनी उस मृग मरीचिका से। पूल्स ऑफ शैडो स्कूप्ड हाफ मून्स ऑफ वाटर, कैसे परेशान कर रहा था, पूल्स ऑफ शैडो, भाई शैडो थी, उसके पूल्स लग रहे थे। स्कूप्ड हाफ मून्स ऑफ वाटर, और ऐसा लग रहा था कि इकट्ठा किया हुआ पानी का आधा चंद्रमा हो नीचे। तो मिराज का मतलब ही क्या होता है बच्चों, मृग मरीचिका। ये जो बार बार उसको इस गर्म रेत में मृग मरीचिका दिख रही थी, उसके कारण न जो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। Hours of wandering as if in trance, तो बच्चों कई घंटों तक वो इस प्रकार से भ्रमण करता रहा जैसे कि वो ट्रांस में है, बेहोशी की हालत में है। Attempting to lick the receding edges of the mirage, और वो क्या कर रहा था, वो कोशिश कर रहा था चाटने की उन receding edges को, कम होते हुए किनारों को उस मृग मरीचिका के। Then lighting thinning away, and an hour or two later dusk and a thin plum of smoke rising from a dung fire, और फिर क्या होने लगा, ये जो दिन का रोशनी थी, यानी कि ये जो दिन था वो अब घटने लगा, मतलब अब सांझ होने लगी, और 1 या 2 घंटे बाद डस्क हो गई, सांझ हो गई। एंड अ थिन प्लम ऑफ स्मोक, और फिर क्या लगा, जैसे कि धुएं का एक पतला सा प्लम, मतलब जो धुएं के पतले से जो पंख हैं वो उठ रहे हों डंग फायर से, गोबर की द्वारा लगाई गई आग से। अल्लाह बी प्रेज्ड, और वो क्या सोचने लगा कि भाई अल्लाह की प्रशंसा हो, अल्लाह की वो जयकार करने लगा। ही वॉज नाउ विद इन रेंज, क्यों करने लगा, क्योंकि अब वो सीमा के अंदर था, यानी कि उस क्षेत्र की सीमा के अंदर था जहाँ पे वो जाना चाहता था। तो बच्चों क्या क्या शब्द पढ़े हमने यहाँ पे, देखिए। सबसे पहला है पैल्पिटेटेड, पैल्पिटेटेड मतलब तड़पना या फिर धड़कना, ये क्या है बच्चों, धड़कना। हॉन्टेड यानी कि बार बार तंग करा। स्कूप्ड मतलब इकट्ठा किया। वॉन्डरिंग यानी कि
भ्रमण करते हुए या फिर घूमते हुए। ट्रांस यानी कि बेहोशी की हालत। अटेम्प्टिंग मतलब कोशिश करते हुए। लिक मतलब चाटना। रिसीडिंग यानी कि कम होते हुए। एजेस यानी कि किनारा। प्लम यानी कि पंख। स्मोक यानी कि धुआं। डंग यानी गोबर। प्रेज यानी कि प्रशंसा करना। रेंज यानी कि सीमा। तो बच्चों नजब सीमा पार करके पहुंच तो गया है उसी क्षेत्र के अंदर जहां पर रहती है फातिमा, पर अब क्या वो फातिमा के साथ विवाह करने में सफल होगा, जानेंगे हम अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।